गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस लाइव सेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज और उसका पहला जो चैप्टर है जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जो जो सम्मेलन मेरे बच्चों अलग अलग समय के ऊपर आयोजित किए गए, उन्हीं सम्मेलन को हम पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने पढ़ा लास्ट में हमने जो सम्मेलन मेरे बच्चों पढ़ा था वो विश्व पर्यावरण सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, जो 5 जून से लेकर 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर आयोजित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना ही इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था। उसके बाद आपका जो सम्मेलन हम पढ़ेंगे वो रियो सम्मेलन पढ़ेंगे, जिसे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो टॉपिक हमारा है, चैप्टर हमारा है पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, और इसी में जो हम सम्मेलन पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट जो सम्मेलन आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ध्यान रखना है। ब्राजील देश के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी कारण इसे रियो सम्मेलन भी बोल दिया जाता है। इसे रियो सम्मेलन बोल दिया जाता है। ये हुआ कब था, ये आपसे पक्का पेपर में पूछा जाएगा मेरे बच्चों। ये हुआ था 3 से लेकर 14 जून 1992। 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो शहर के अंदर बच्चों ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी को पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहा जाता है। पर्यावरण और विकास के ऊपर और यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यूएन समिट, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो बस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आप बोलेंगे रियो के अंदर आयोजित किया गया, या पहला रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो आप बोलेंगे 3 से 14 जून 1992 के अंदर बच्चों ये आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या इसको बोला जाता है R10। R+10 रियो सम्मेलन। यह वर्ष 2002 के अंदर बच्चों दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के अंदर आयोजित किया गया था। नाम इसका जरूर Rio+10 है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि ये रियो सम्मेलन की तर्ज पर आयोजित किया गया सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग के अंदर आयोजित किया गया था, इसी को दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और ये आपका है दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो रियो प्लस या R+ जो 10 सम्मेलन है ये आपका कहां पर आयोजित किया गया। R+ का मतलब Rio+10 है, तो Rio+10 सम्मेलन जो है ये 2002 के अंदर आयोजित किया गया। यदि हम बात करें तो ये जो जोहान्सबर्ग के अंदर दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था सतत विकास के ऊपर।
सतत विकास, सतत का मतलब होता है स्थायी, सतत या स्थायी विकास। आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे बच्चों हमें चीजों को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे सृष्टि के अंदर जो जो चीजें हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसे ही दान कर सके, जैसा आज का एनवायरनमेंट है उसको सुधार करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम तैयार कर सके। ऐसे डेवलपमेंट को स्थायी डेवलपमेंट बोला जाता है, सतत विकास बोला जाता है। सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ करें, इसी को हम बोलते हैं स्थायी या सतत विकास। तो सतत या स्थायी विकास पर यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। तो रियो प्लस 10 जो जोहान्सबर्ग के अंदर 2002 में आयोजित किया गया, इसका मेन उद्देश्य है सतत या स्थायी विकास, और सतत और स्थायी विकास के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसको बोला गया। यदि हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा करना भी सतत विकास का ही हिस्सा होगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए सतत या स्थायी विकास का संदेश पूरी दुनिया को मेरे बच्चों इस सम्मेलन से दिया गया था। मतलब स्थायी विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा भी इस सम्मेलन के अंदर एक अहम मुद्दा था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो सम्मेलन है बच्चों वो रियो के अंदर ही हुआ। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो, इसको नाम दिया गया रियो प्लस 20 सम्मेलन। रियो प्लस 20 सम्मेलन वर्ष 2012 रियो ब्राजील के अंदर ये आयोजित किया गया था। रियो ब्राजील के अंदर ये क्या है, आयोजित किया गया था। और इसका भी मेन पर्पज क्या था, सतत विकास को लेकर ही था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। समझने के लिए बिल्कुल आसान सी भाषा का यूज करें, स्थायी विकास। ठीक है बच्चों। तो 1992 के अंदर हुआ सम्मेलन रियो के अंदर, वो कहलाता है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे रियो प्लस 10 के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के अंदर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर स्थायी जो आपका विकास होगा उसके लिए एक संदेश पूरी दुनिया को दिया गया था। और तीसरा जो सम्मेलन है, इसे तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं, जो रियो प्लस 20 के नाम से जाना जाता है, यह 2012 के अंदर रियो के अंदर मेरे बच्चों आयोजित किया गया था। तो एक बार फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और फिर भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए होंगे, जो स्टेप उठाए गए होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। और फिर मेरे बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटीज काम करती हैं, उन संगठनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सरकारों के द्वारा, बड़े बड़े संघों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए होंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उनका भी हम जिक्र करेंगे। जो आपके पहले चैप्टर पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का क्या है बच्चों, हिस्सा है। तो पहला जो आपका चैप्टर दिया गया है सिलेबस के अंदर, उसके अंदर जो जो बातें आएंगी वो हम साथ के साथ क्लियर करके चलेंगे। और आज अरे मेरे भाई सचिन दुहन सर, टीजीटी का भी सोच लो यार। तुम लोगों का सही मायने में मैं बताऊं ना, अब टीजीटी का क्या सोच लूं मैं, मेरे को ये बताओ। ये टीजीटी में नहीं आएंगे क्या? ये एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है क्या? आप मेरे को ये बताओ। अब तुम चाहते हो यार कि 15 दिन में सारी की सारी चीजें हो जाएं, 10 दिन में सारा का सारा ही हो जाए। जैसे हरियाणा जी के हमने अच्छी कर रखी है, टीजीटी में जो हमने हमारा सब्जेक्ट अच्छा कर रखा है, ऐसा ही 10 दिन में ईवीएस कर दें। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई?
तुम कहां सोए हुए थे इतने दिन, ये बताओ। एक साल से टीजीटी टीजीटी चिल्लाया जा रहा है। और कैसे सोचना होता है आप ये बताओ। आपको एमसीक्यू की क्लास में दे रहा हूं, आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है आपको। अब जितना मेरे को टाइम बचता है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा सिलेबस एक तो ये होता है कि मैं ये सारी की सारी चीजें स्किप कर दूं और आपको मुख्य मुख्य 5-10 क्लासें दूं और बस फारिग करूं, आपको बोल दिया गया सिलेबस, जैसा बाकी जगह होता है। बाकी जगह ऐसा ही होता है और वो बोल देते हैं सिलेबस कंप्लीट, और उनका बोलना ही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसे सिलेबस की तरफ आगे बढ़ता हूं जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, वहां से क्वेश्चन पक्का फंसेगा। तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए मेरे भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है ना। तो और क्या होगा मेरे को ये बताओ टीजीटी वालों के बारे में, और क्या मैं सोचूं आप बताओ। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं कर लूंगा भाई सचिन। अब ये टीजीटी के अंदर नहीं आएगा क्या? ये ईवीएस का पार्ट नहीं है क्या? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? संस्कृत पढ़ा रहा हूं, ईवीएस ही तो पढ़ा रहा हूं। और 9-10 दिन आपके बाकी हैं, 9-10 दिन। अब बच्चा पता है क्या सोचता है टीजीटी वाला? वो सोचता है कि 10 तारीख तक सिलेबस करवा दे सर, और आगे 10 दिन रिवीजन के मिल जाएंगे हमें। मेरे भाई तुम्हें 21 तारीख को भी पढ़ के जाना पड़ेगा यदि 22 को पेपर है तो तुम्हारा, है ना। क्योंकि ये काम कब होता है? जब आप 5 से 6 महीने पहले कोचिंग ले चुके होते हैं। ये फिलहाल कोचिंग लेने का टाइम नहीं होता, ये रिवीजन का टाइम होता है। लेकिन हरियाणा के बच्चे हैं ही मौसमी मेंढक, जब पेपर आता है, जब डेट आती है तभी किताबें हाथ में आती हैं, ठीक है। और तब सोचते हैं कि 5-6 साल की मेहनत है, मात्र 15 दिन में पढ़ के चले जाएं और नौकरी लग जाए। तो टीजीटी वाले अपना सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो आप, ठीक है। साथ के साथ हरियाणा जीके के ऊपर फोकस करो आप। ईवीएस के अंदर जितना तुम्हें पढ़ने को मिले उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। आप ये कोशिश मत करो कि 10 में से 10 मेरे को ईवीएस में लेने हैं, ठीक है। आप ये कोशिश करो कि जो आपका सब्जेक्ट है टीजीटी के अंदर, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका मैथ्स हो या साइंस हो, XYZ जो भी आप दोगे एग्जाम, उसके अंदर आप बेस्ट स्कोर लेके आओ अपना। वही आपको जीत दिलाएगा, ईवीएस आपको जीत नहीं दिलाएगा। ईवीएस तो सारे के सारे बच्चों के लिए एक जैसा सब्जेक्ट है, ये आपको सहारा लगा सकता है। सिलेक्शन तो आपका मेन सब्जेक्ट और हरियाणा जीके यही दो दिलाएंगे मेरे भाई, या पेडागोजी जो आपकी आएगी वो आपको दिलाएंगे, है ना। अब तुम फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, फ्रस्ट्रेट होते ही तुम एक ही बात बोलते हो कि सर हमारा भी कुछ सोच लो। अरे तुम लोगों का ही तो सोच रहा हूं, तभी तो तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। और जितनी बातें मैं पढ़ाता हूं, यदि हरियाणा के एक भी कोचिंग वाला पढ़ाता हो तो तुम मेरे को स्नैपशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो भाई कि सर ये करवा रखा है इसने। जितनी हरियाणा जीके तुम्हें पढ़ा रखी है, यदि कोई भी हरियाणा के अंदर एक अकेडमी भी पढ़ाती हो ना, सिंगल अकेडमी बोल रहा हूं, एक तो मिल ही जाओगी, तुम ढूंढोगे तो। एक सिंगल एकेडमी भी यदि मिल जाए तुम्हें और उसकी किताब के अंदर तुम्हें इतनी बातें मिल जाएं जितनी मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है, तो एक स्क्रीनशॉट भेज देना, मेरे से पैसे वापस ले लेना, रिफंड ले लेना तुम सारे के सारे यार। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ। मेरे को मूर्ख बनाना नहीं आता, बाकी जगह मूर्ख बनाया जाता है तुम्हें, और तुम मूर्ख बनने के लिए तैयार हो कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्या होता है सिलेबस? तुम सिलेबस की डेफिनेशन दे सकते हो मेरे को? सिलेबस का मतलब होता है जैसा पढ़ा जाए वैसा पेपर में मिले, उसे बोलते हैं सिलेबस। वो सिलेबस नहीं होता कि कितना भी पढ़ लिया तुमने, पेपर में से कुछ क्वेश्चन ठीक हुआ ही नहीं, क्या सिलेबस होगा फिर वो? 15 दिन में मैं भी सिलेबस करवाना जानता हूं, हरियाणा जी के मूर्ख नहीं हूं मैं, तुम्हें 150-150 घंटे पढ़ा रहा हूं। मैं भी 70-80 घंटे पढ़ा के रफा दफा कर सकता हूं। ऊपर से बोलते हो हमारा भी सोच लो, यार तुम्हारा ही सोच रहा हूं तो भी इतना करवा रहा हूं, वरना मेरे को क्या करवाने की नीड है भाई इतनी। सही बात यह है कि मौसमी मेंढक हो रखे हो, जब पेपर आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हो, समस्या आएगी। अब एक बच्चा आज सुबह बोला कि सर टीजीटी का बैच चाहिए। अब जिस यदि उसको मैं 1500 रुपए के चक्कर में टीजीटी का बैच दे दूं तो वो कल से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देगा कि सर सिलेबस करवाओ, सिलेबस करवाओ। भाई 10 दिन में मैं कैसे करवा दूंगा सिलेबस, है ना। तो चाहे मत लिया करो कोचिंग, सही बता रहा हूं। जब पेपर नजदीक आए ना, एक भी बच्चा कोचिंग मत लिया करो, नहीं होगा सिलेबस, स्पष्ट बता रहा हूं। यार क्या, जितना करवाऊं उसके ऊपर फोकस नहीं करते, फालतू की बकवासबाजी भी ध्यान रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण,
और जितना पढ़ने को मिले भाई पढ़ते रहो। देखो मेरे से तो ऐसा ही होगा, सिलेबस सही बता रहा हूं, मेरे से बाकियों की तरह नहीं होता। और पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि बाकी जगह से तुम्हें जल्दी सिलेबस करवा के नौकरी लगवा रहे हैं ना वो, और सबसे ज्यादा नौकरी लगते हैं मेरे बच्चे, ये मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे से पढ़ता है टिक के पढ़ता है। जितनी जगह तुम्हें बोला जाता है, एक के एक भी पोस्टर लॉन्च नहीं करेगा कि मेरे इतने बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी जाके तुम मार्केट में पूछोगे इसार में पढ़ाता हूं, तो तुम्हें अपने आप बता देंगे कि क्या मैं पढ़ाता हूं, कैसे मैं पढ़ाता हूं। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाने में यकीन रखता हूं, लेकिन एक बार आराम से पढ़ाऊंगा तो आगे आने वाले कई पेपरों के अंदर तुम्हारे वो काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमसे पैसा लिया और फिर रफा दफा किया, ठीक है। मेरा बैच जो है पिछले 5 महीने से चला हुआ है, हरियाणा जीके का बैच, जिसके अंदर लगभग 150 घंटे हो चुके हैं, और भी मैं पढ़ाता जाऊंगा जितना उनका मन करेगा। सर एमसीक्यू करवाओ, भाई एमसीक्यू जितने करवा रहे हैं आपको उतने कवर कर लो, ठीक है। बाकी जो है वो थ्योरी में कवर करवा रहा हूं, इसको पढ़ लो तुम। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए भारत सरकार द्वारा एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं ठोस कदम। अब पर्यावरण पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर करके, सर हरियाणा इकोनॉमी कब स्टार्ट करोगे, हरियाणा इकोनॉमी कब स्टार्ट करोगे। जब पर्यावरण स्टार्ट नहीं किया था तो सर पर्यावरण कब स्टार्ट करोगे। दिमाग में तरेड़ आ रखी है इन लोगों के यार, सही बता मैं। मेरे बच्चों 1972 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया था। वो समिति आपको ध्यान रखनी है, वर्ष 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई समिति, बनाई गई समिति, इस समिति को बोलते हैं मेरे बच्चों NCEPC, ठीक है। NCEPC। आपसे कोई पूछ ले कि NCEPC का पूर्ण रूप क्या है, ये होता है सिलेबस। जब NCEPC का पूर्ण रूप आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है किससे, प्रदूषण से। तो प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया गया, इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पर्यावरण को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो प्रदूषण से होता है। तो प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसका गठन किया गया 1974 के अंदर, 1974 के अंदर इसका क्या हुआ, गठन हुआ मेरे बच्चों।
यदि हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अब देखिएगा प्रदूषण जो होता है वो कई तरीके से होता है। तो मेरे बच्चों कई तरीके से होने वाले प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए फिर सरकारों के द्वारा कुछ अधिनियम क्या हैं पारित किए गए, कुछ अधिनियम क्या हैं पारित किए गए। सबसे पहले जल से होने वाले प्रदूषण के ऊपर लगाम लगाने हेतु जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किए गए बच्चों। नियंत्रण अधिनियम क्या किए गए, पारित किए गए। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। ये पारित कब किए गए, 1974 के अंदर। और इन अधिनियम के अंदर, जल प्रदूषण अधिनियम के अंदर मेरे बच्चों जो संशोधन किया गया अंतिम बार वो 2003 के अंदर किया गया था। अधिनियम का मतलब एक्ट होता है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1974 के अंदर पारित किया गया था और इसके अंदर अंतिम संशोधन 2003 के अंदर। फिर बच्चों हवा से भी प्रदूषण होता होगा, इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम ये आपका 1981 के अंदर पारित हुआ। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मेरे बच्चों 1986 के अंदर पारित किया गया। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण अधिनियम वर्ष 2000 के अंदर मेरे बच्चों पारित किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ध्वनि प्रदूषण के बारे में, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जब ये अलग अधिनियम नहीं होता था तो ये वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत ही काम करता था। लेकिन ध्वनि से होने वाले प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए 2000 के अंदर मेरे बच्चों ये एक्ट जो है ये सरकार के द्वारा क्या है पारित किया जाता है। पेड़ पौधों को बचाने हेतु वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। वन व पर्यावरण मंत्रालय और वन और पर्यावरण जो मंत्रालय है मेरे बच्चों ये 1985 के अंदर नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, राजीव गांधी उस समय देश के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वही प्रथम कैबिनेट मंत्री बने थे। पहले वन व पर्यावरण कैबिनेट मंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी। और दूसरे की हम बात करें तो वो अपने हरियाणा से भजन लाल थे। दूसरे वन व पर्यावरण कैबिनेट मंत्री कौन थे बच्चों, भजन लाल थे।
कुलदीप बिश्नोई के पिता भव्य बिश्नोई के दादा आदमपुर जिनका कर्म अक्षेत्र हुआ, तो वो देश के वन व पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भी बने। वो दूसरे कैबिनेट मंत्री बने थे राजीव गांधी के बाद। इतना सा नोट कीजिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए कार्यक्रम। सबसे पहला कार्यक्रम मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। इसको इंग्लिश में भी याद रख लेना, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल IBP से बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम था जो ICSU द्वारा 1964 के अंदर शुरू किया गया था। उन्नीस के अंदर यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या होगा? पर्यावरण और मानव कल्याण से संबंधित रिसर्च करना। संबंधित क्या करना? रिसर्च करना, शोध करना। ठीक है, तो ये आपका एक रिसर्च कार्यक्रम है, ये भी ध्यान रख लेना। शुरू किया गया रिसर्च कार्यक्रम। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम।
उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है उसका नाम है मानव व जीव मंडल कार्यक्रम। मानव व जीव मंडल कार्यक्रम। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम मेरे बच्चों 1970 के अंदर यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। यूनेस्को एक संस्था है, UNESCO, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है मेरे बच्चों, और इसी के द्वारा यह आपका कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था 1970 के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका? इस कार्यक्रम को जो यूनेस्को ने शुरू किया, शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है मेरे बच्चों मानव और पर्यावरण के बीच उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं, उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये मेरे बच्चों इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे यूनेस्को का पर्पज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मेरे बच्चों शुरू किया गया, और यह कार्यक्रम यूएनओ के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कर दी गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप के ऊपर बना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सबसे बड़ा बच्चों दुनिया के अंदर संगठन है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 के अंदर यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी सम्मेलन होते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की एक कार्यशैली निर्धारित करना, किस तरीके से वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनके कार्यक्रमों के लिए भी कोई ना कोई रूल रेगुलेशन तैयार किए गए होंगे। वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन इस यूएनओ के द्वारा चलाए गए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कार्यशैली तैयार करना या निर्धारित करना। बच्चों, नवयुवकों के अंदर पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जो पृथ्वी परियोजना चल रही है वो इसी के सहयोग से चल रही है। ठीक है, तो पृथ्वी जो परियोजना है, अर्थ जो प्रोजेक्ट है, जो युवाओं के अंदर पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई, वो इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ और कार्यक्रम हम पढ़ेंगे।
जल्दी से नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा मेरे बच्चों, और उसके बाद अगले कार्यक्रमों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम करवा रहा हूं ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। कब ये शुरू किए गए, कौन सी संस्था के द्वारा शुरू किए गए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे बच्चों, एक संस्था है आपकी IUCN, जो काम करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के लिए। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण ही होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों। IUCN के बारे में हम बात करें तो ये संस्था जो है, जो प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है, इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी बच्चों। यदि आपसे कोई इसके मुख्यालय के बारे में जिक्र करे तो इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है। करती क्या है ये, जो प्रजातियां जीवों की विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी या विलुप्त होने की जो कगार पर है, पहुंच चुकी जीवों की जो प्रजाति है बच्चों, को रेड डाटा बुक में जोड़ने का काम करती है। रेड डाटा बुक का मतलब क्या है, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां या विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियां
जिस बुक के अंदर मेरे बच्चों जोड़ी जाती हैं वो बुक आपकी रेड डाटा बुक है। और इस बुक के अंदर बहुत सारे रंग आपको मिलेंगे, जिसमें लाल जो रंग है वो हमेशा उन जीवों को दर्शाएगा जो विलुप्त हो चुके हैं। तो उन जीवों का फोटो, फोटो के ऊपर मेरे बच्चों लाल रंग का घेरा, और जिस भी जीव के फोटो के ऊपर लाल रंग का घेरा इस किताब के अंदर मिलेगा, समझ लेना मेरे बच्चों वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो इसीलिए इसे रेड डाटा बुक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रजातियों को रेड डाटा बुक में जोड़ती है बच्चों। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे विलुप्त जीवों की प्रजाति से इसका संबंध है। और यह संस्था है IUCN। नेक्स्ट संस्था है मेरे बच्चों UNFCC। ठीक है, यह संस्था की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लेना। UN से बनेगा यूनाइटेड नेशन, UN से बनेगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर मेरे बच्चों ये कार्यक्रम है, ये फ्रेमवर्क है। उन्नीस के अंदर रियो के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, उस दौरान मेरे बच्चों ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। तो 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो के दौरान तैयार किया गया फ्रेमवर्क है ये। जिस उद्देश्य से इसको तैयार किया गया वो उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों की ग्रीन हाउस जितनी गैसें हैं आपकी, जिसमें CFC गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है मेरे बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन नियोन गैस आती है आपकी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी आती है। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, इन गैसों की सांद्रता को स्थिर करना, मतलब जितनी ये ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी मात्रा और ना बढ़ पाए, उस दिशा में काम करना, उसके लिए ये फ्रेमवर्क क्या है, तैयार किया गया था। ये जो UNFCC फ्रेमवर्क है मेरे बच्चों, इसके लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला जो प्राधिकरण है, इसके निर्णय लेने वाला जो प्राधिकरण है उसे कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप। COP। और यदि हम बात करें इसके गठन की, स्कोप का गठन 1994 के अंदर किया गया था। जो UNFCC के सारे निर्णय क्या है, लेता है।
और कोप की फुल फॉर्म होगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बच्चों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट जो चेंज 1992 के अंदर तैयार किया गया, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जर्मनी के अंदर, जर्मनी के शहर बोन, यहां इसका क्या है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो कीजिएगा नोट। यूएनएफसीसी के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विश्व प्रकृति निधि के बारे में। सर एनवायरनमेंट में कितनी क्लास होंगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा क्लास का तो ये है मेरे भाई कि वो मेरे ऊपर तुम छोड़ दो, जितनी क्लास देता हूं तुम पढ़ते रहो। क्यों तुम इतनी भड़क लेते हो यार? कितनी क्लास होंगी? पढ़ाई को कभी घंटे में क्लास में नहीं तोला जाता। जितना पढ़ने को मिले, पेपर से एक दिन पहले तक आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, नौकरी चाहिए हमें। हम भी तो पढ़ते हैं भाई, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते? ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आने नहीं चाहिए भाई। आपको तो ये बोलना चाहिए कि सर और पढ़ाओ। एक भी बच्चा मेरे को ऐसा नहीं मिलता क्लास में कि जो बोलता हो कि सर और पढ़ाओ। सारे ये बोलते हैं कि सर सिलेबस कब होगा। बैच लेते ही अगले दिन यही बात पूछते हैं, सर सिलेबस कब होगा। अरे तुम अपने माता पिता की बहुत नेक कमाई टीचरों को देते हो, कोचिंग को देते हो, किताब खरीदते हुए दुकानदारों को देते हो, तो कम से कम तुम तो ये बात मत किया करो ना जिनके घर नेक कमाई का पैसा है। तुम्हें तो ये लगना चाहिए कि जितना पढ़े उतना कम। तुम्हें बातें मेरी बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन मेरे बच्चों जिस दिन पेपर दे के आओगे, जिस दिन तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होंगे ना, उस दिन तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी ये बातें। आज चाहे थोड़ी सी बुरी लग रही हो कि सर सारा दिन ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसी बातें करता हूं क्योंकि मैं भी तुम जैसे घरों से ही आता हूं, कोई बड़े घर नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नया नया आता है वो लोग फिर ऐसी बातें नहीं करते हैं, फिर वो अलग ही लेवल की बातें करते हैं कि बेटा कुछ नहीं है, सिलेक्शन आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, तुम आराम से सोया करो, फिल्में देखा करो, घूमा करो, फिरा करो, तुम सब इंस्पेक्टर लग जाओगे, एक्साइज इंस्पेक्टर लग जाओगे, है ना। ऐसी बातें फिर जो चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं ना, वो हमें अच्छी लगती हैं। और ये चुपड़ी चुपड़ी बातें फिर हमारा सिलेक्शन लेके बैठ जाती हैं बच्चों। ठीक है, हम सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हैं सारे के सारे, लेकिन हमारा जो माहौल है, वातावरण है, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारी मेहनत, जो लगन होती है, उसको ही दूर कर देता है वो। तो तुम लोग ये मत पूछा करो मेरे से सिलेबस कितने दिन में होगा, कैसे होगा। मेरा एक दिन पहले सिलेबस होता है, पेपर से एक दिन पहले। पढ़ने की हिम्मत है तो जुड़ा करो, और वरना तो मेरे भाई जैसा काम धंधा तुम कर रहे हो करते रहो। ठीक है, पढ़ाई के प्रति बड़ा मैं सीरियस रहता हूं, क्योंकि मैं सीरियस रहा हूं तो आज अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जो लोग मजाक में हैं वो आज भी वहीं पे हैं जहां पे वो पहले थे। तो पढ़ाई के प्रति बड़ा सीरियस रहता हूं भाई मैं, ठीक है। 1% भी
मजाक बर्दाश्त नहीं होता मेरे को पढ़ाई में, क्योंकि मेरे को पक्का पता है ना कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो मजाक ही चाहते हैं। जिनके माता पिता मैच्योर हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह सेट हैं, वो अपने बच्चों को देखना तुम ऐसे टीचरों के पास कभी नहीं भेजेंगे जहां मजाक, कॉमेडी, शायर, डबल मीनिंग, एक्टिंग, ये चीजें चल रही होंगी। क्योंकि उनके माता पिता को ऑलरेडी पता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, और आप लोगों को भी पता होगा पढ़ाई की वैल्यू क्या है। एक तो आज तुम अपने आप को देखो, एक जिस दिन नौकरी लग जाओगे ना पढ़ लिख के, उस दिन तुम देखना आपके आसपास का माहौल एक अलग ही नजर आएगा। जिनके घरों में कभी मंत्री जाने से बचा करते थे, आज सब इंस्पेक्टर लगे हुए उन बच्चों के घर जाके मंत्री चाय पीते हैं, क्योंकि उनको पता है ये भविष्य के एसपी हैं। जिस जिले के अंदर वो अपनी राजनीति करेंगे उस जिले के वो चौधरी होंगे आगे चल के। इसलिए आज वो मंत्री अभी से अपना सिस्टम बांधने में लग जाते हैं बच्चों। तो तुम देख लीजिएगा कि पढ़ाई के अंदर, नौकरी के अंदर क्या पावर है। तो तुम लोगों को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। जितना पढ़ाऊं उतना तो पढ़ना है ही, उससे भी ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। और मेरा मन बहुत करता है, तभी तो मैं ऐसी ऐसी बातें करवा रहा हूं, वरना तो मैं IUCN के बाद UNFCC ना भी पढ़ाता तो मेरे ऊपर उंगली थोड़ी उठाते कि सर UNFCC रह गया, है ना। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या मेरे को पढ़ाना है। तो मैं इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वरना तो मैं भी चाहता हूं कि फटाफट सिलेबस कराऊं और मैं आराम करूं। लेकिन मेरा मन है ही नहीं इन बातों में, मेरा मन है कि मैं आपको पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं बस। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना, मजाक वजाक भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत। बाकी तुम बुरा मत मानना भाई जब मैं कुछ बोल देता हूं तो, बाद में मेरे को थोड़ा सा गिल्टी भी फील होता है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारी मतलब की भरी दुनिया है। तो बुरा मत मानना भाई जिस भी बच्चे को कभी मैंने कुछ बोला हो। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व प्रकृति निधि की, हम बात करेंगे। IUCN के द्वारा गठित एक निधि जिसको बोलते हैं विश्व प्रकृति निधि। IUCN द्वारा यह संचालित है। IUCN संस्था हमने पीछे पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई, उसी के द्वारा संचालित एक संस्था है ये। जिसका गठन 1961 में किया गया। जिसका गठन 1961 के अंदर किया गया। बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। इसका क्या है मेरे बच्चों, उद्देश्य है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस नाम की एक संस्था, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ही काम करती है। पर्यावरण संरक्षण हेतु
काम करने वाली गैर सरकारी संस्था। बच्चों इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा देश के शहर वैंकूवर के अंदर है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना 1971। वैंकूवर कनाडा, वैंकूवर कनाडा के अंदर मेरे बच्चों इसका मुख्यालय आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट है BNHS। BNHS की जो फुल फॉर्म है ये पक्का याद रख लेना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटीज। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बच्चों ये स्थापना की हम बात करें संस्था की तो 1883 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1883 के अंदर की गई थी। और भारत के जो बर्डमैन है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, जो पक्षियों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली मेरे बच्चों प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए, पक्षी विज्ञानी हुए, वो इसी संस्था से जुड़े हुए थे। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है मेरे बच्चों। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रहे हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। बोलते हैं इसे भारत का बर्डमैन। इसे भारत का क्या बोलते हैं? भारत का बर्डमैन मेरे बच्चों इसे कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों एक दो और संस्था के बारे में। एक और संस्था है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो 1991 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय की जगह इसको ध्यान रखना है, विश्व बैंक के संरक्षण में ये काम करती है। विश्व बैंक के संरक्षण में ये क्या करती है? कार्य करती है बच्चों। तो ये है आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी नाम की एक संस्था। एक आपको ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट, उसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट।
वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ये भी बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए ही काम करता है इंस्टीट्यूट, और 1974 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये कुछ कार्यक्रम, कुछ संगठन आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए मेरे बच्चों जो आंदोलन अपने देश भारत के अंदर चलाए गए हैं, उन आंदोलनों के अंदर जिन जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, ठीक है, उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे, उन आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। तो कार्यक्रम मैं इस क्लास में आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। तो अगली क्लास जो होगी वो हमारे आंदोलनों से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, खेजड़ली आंदोलन की बात करेंगे, खेजड़ली आंदोलन के बाद चिपको आंदोलन की बात करेंगे, अपिको आंदोलन की हम बात करेंगे, सुंदरवन आंदोलन की हम बात करेंगे। तो बहुत सारे आंदोलन जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जीव जंतुओं को बचाने को लेकर, प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसका नेतृत्व कैलाश सांखला नाम के व्यक्ति ने किया था। वो जोधपुर राजस्थान के ही रहने वाले थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर शुरू किया गया, बाघों को बचाने के लिए एक परियोजना थी, प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक फिनिश होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए ही काम मैं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग पेशेंस रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्या आएगा ये किसी को नहीं पता, क्या पता हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हों। जो चीज आप मांग रहे हो सकता है उससे कोई पेपर में क्वेश्चन आए ही ना, क्योंकि जो टीचर होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बच्चों से। लेकिन जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर खामी एक है कि ऑनलाइन जो बच्चा है उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम देखने को मिला है। जैसे ऑफलाइन एकेडमी होती है, आपने ऑफलाइन कोचिंग ली होगी तो आप 5 से 6 महीने का टाइम देते थे, 5 से 6 महीने का टाइम देते थे, उसके बाद आप चीजों का आंकलन करते थे कि हम सही पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब ऑनलाइन के अंदर खामी एक है कि बच्चा मात्र 15-20 दिन में सब कुछ कवर करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि 15-20 दिन के अंदर सारी चीजें हों तो फिर लोग पागल नहीं होते कि 1.5 2 साल पहले वो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है। तो आप लोग पैनिक मत हुआ करो, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। गलतियां आपकी साइड से भी हैं, गलतियां कमीशन की साइड से भी हैं, और फिर वो दोनों टाइप की गलतियां वो टीचर की साइड से भी हो जाती हैं, ठीक है। यदि आप ज्यादा फोर्स करोगे किसी टीचर को तो वो क्या करेगा, वो फटाफट सिलेबस को स्किप करेगा बस, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि एनवायरनमेंट के अंदर मेरे को कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, आपको ये भी नहीं पता कि उस टॉपिक के अंदर मेरे को कितना पढ़ाना है। वो तो मेरे को ही पता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, और मैं जितना पढ़ूंगा उतना मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, और जितना मैं पढ़ूंगा मान के चलिएगा वो आपके लिए ही होगा, आपकी भलाई के लिए ही होगा, आपके हर क्वेश्चन को ठीक करवाने के लिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तो समय चाहिए होता है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में मैंने पीएचडी कर रखी है कि मैंने लिया और तुरंत पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सारा का सारा, और 15 दिन में सारा सिलेबस। इस 1-2 चैप्टर को तैयार करने में मेरे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। हरियाणा जीके में मेरे को कोई इशू नहीं आता, हरियाणा जीके में तो मेरे को डायरेक्ट मार्कर लेके, ज्योग्राफी में मेरे को कोई इशू नहीं आता, डायरेक्ट मार्कर लेके मेरे को लगना होता है, ठीक है, क्योंकि किताबों से ऊपर का मेरे माइंड में ऑलरेडी चलता रहता है उस सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे को सारी चीजें देखनी होती है कि आपके पेपर के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है। मैं आपको इतना एक्स्ट्रा भी ना पढ़ा दूं, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं होगा। जिस किताब से आपके ये टॉपिक मेंशन दिए किए गए हैं सिलेबस में, उसी किताब से एक एक शब्द करवा रहा हूं, एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मेरे को भी तैयारी करनी पड़ती है, 2-3 घंटे मेरे को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग के अंदर कोई चिप है कि भाई ये हरियाणा जीके की चिप डाल दी, अब एनवायरनमेंट की डाल दी, ठीक है, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट की डाल दी। तो नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को फिर वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है, कि भाई ये वाक्य में ही इस साल आया था कार्यक्रम या किसने चलाया था। तो उसमें टाइम लगता है, मेरे को भी लगता है, और आप लोगों को तो टाइम सिर्फ रिवीजन में लगता है, मेरे को तो कंटेंट ढूंढने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है भाई। और तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूं, फिर भी तुम लोग पैनिक हो जाते हो। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को, कल मिलेंगे फिर, ठीक है।